Good morning, students. We are starting the 13th chapter of Civics Functioning of Indian Democracy. लास्ट चैप्टर में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक सेटअप पर बेस्ड है। तो इंडिया वर्ल्ड का एक इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया था तो उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया था अंडर द डेमोक्रेटिक सेटअप। इस सिस्टम के अंडर में एग्जीक्यूटिव का एक रिस्पॉन्सिबल रोल होता है सेंटर में, जो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और स्टेट में जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जीक्यूटिव दो टाइप के होते हैं, नॉमिनल और रियल। ये जो है ये उनकी पावर्स पर बेस होता है जिसे वो एक्सरसाइज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस के जो फ्रेमर्स हैं उन्होंने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है इंडिया में, जो यूनिटरी और फेडरल सिस्टम का मिक्स है, मिला जुला रूप है। एक गवर्नमेंट जो होती है जो वो पूरे कंट्री के लिए होती है जिसे, और फेडरल होती है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है। दूसरी तरफ जो दूसरी गवर्नमेंट है वो हर स्टेट के लिए होती है जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। उनके बीच में जो पावर्स और ज्यूरिडिक्शन का डिवीजन होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया बताया गया है। इंडिपेंडेंस के बाद जो नेशनल डेवलपमेंट की प्रोसेस अडॉप्ट की गई, ये जो प्रोसेस थी वो कम्प्लीटली पब्लिक गुड के डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड थी और डेमोक्रेटिक पॉलिसी पर बेस्ड थी। ऑब्जेक्टिव जो है एडमिनिस्ट्रेशन के वो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करते हैं देश में रहने वाले लोगों के लिए। नाउ नेक्स्ट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरह का है? तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, इंडियन पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, विधानसभा और हाई कोर्ट्स हैं। लोकल गवर्नमेंट में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत कंसिस्ट है। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, रेवेन्यू डिविजन्स में, डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में और विलेजेस में। तो इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया गया है टॉप से बॉटम लेवल में। डेमोक्रेटिक सेटअप को प्रैक्टिकल और यूजफुल बनाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं उन्हें रीजनल और लोकल लेवल तक एक्सटेंड किया गया है। इसके लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो प्रोवाइड की गई है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो हर यूनिट है, हर यूनिट को डिस्चार्ज किया गया है उनकी ड्यूटीज़ और फंक्शन के लिए जिन्हें अलॉट किया गया है उनके लिए। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो यूनिट डिस्चार्ज है वो अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोगों के विशेज़ और एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग डिस्चार्ज करेंगे। यहाँ पर चार्ट दिया गया है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का। इसमें बताया गया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का किस तरह से डिवीज़न हुआ है। इसके सब पार्ट्स भी दिए गए हैं, यू कैन सी दैट इजीली। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर और प्रोविंशियल लेवल में डिवाइड किया है। मतलब सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स का क्लियर डिवीजन किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट का नाम दिया गया है और जो इस समय पर प्रेजेंट में इंडिया में लगभग 28 स्टेट्स और 9 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड यूनियन टेरिटरीज हैं। जो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम के वो यहाँ पे आगे दिए गए हैं। पहला है ड्यूअल गवर्नमेंट जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों में गवर्नमेंट होती है अपनी अपनी। इनमें दोनों में ही एग्जीक्यूटिव होते हैं। यूनियन में जहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेजिस्लेटर होता है। इसी तरीके से स्टेट में
लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें होते हैं। तो ये इसे जो है ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। सेकेंड है डिवीजन ऑफ पावर। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में पावर का डिवीजन बहुत ही क्लियरली किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अकॉर्डिंग सेंटर और स्टेट जो है लॉज बनाती हैं, रन करती हैं एडमिनिस्ट्रेशन को एज पर द सब्जेक्ट अंडर देयर ज्यूरिडिक्शन। उनको जिन सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट्स जो दिए गए हैं ज्यूरिडिक्शन के अंडर में, उसके अकॉर्डिंग वो लॉज बनाते हैं और रन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को उसके अकॉर्डिंग। तो जो पावर्स एलोकेट की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो फॉलोइंग मैनर में उन्हें दी गई हैं। इसमें 3 लिस्ट बताए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं। यूनियन लिस्ट में इंक्लूड है जिनके सब्जेक्ट हैं जैसे डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर, डिफेंस फोर्सेस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, रेलवेज और प्रोमिनेंट जितने भी मैटर होते हैं उन पर वो यूनियन लिस्ट में होते हैं। स्टेट लिस्ट क्या होती हैं? इसमें 62 सब्जेक्ट्स होते हैं रीजनल इंपॉर्टेंस के, जैसे जस्टिस, पुलिस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेयर एट्सेट्रा। कॉन्करेंट लिस्ट में ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट्स होते हैं इस लिस्ट में, लेकिन 42nd अमेंडमेंट के बाद 4 सब्जेक्ट इसमें और 1 मोर सब्जेक्ट इसमें ऐड किया गया है, तो प्रेजेंटली 52 सब्जेक्ट्स हैं। मैरिजेस, डिवोर्स, ट्रस्ट, ट्रस्टीज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, बर्ड, सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल इंश्योरेंस, लेबर वेलफेयर, ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही ये जो सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, इन पर लॉज बना सकती है और इस कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी लिस्ट है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इन पर वो लॉज बना सकती है, इनेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और उन्हें फोर्स में लाया जा सकता है। रिसाइडल पावर क्या होते हैं? कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते, है ना, तो इस तरह के सब्जेक्ट जो हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के पास ही जाते हैं। तो इस तरह से ये लिस्ट्स होती हैं जिनमें कुछ सब्जेक्ट दिए होते हैं, इन सब्जेक्ट पर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है और उनके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन को रन करती है। नाउ सुपरमेसी एंड रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम होती है और बेसिक लॉज बनाती है कंट्रीज के लिए। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करते हैं इस सिस्टम के अंतर्गत। तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को इंश्योर करने के लिए प्रोसीजर बनाया जाता है अमेंडमेंट का। इतना डिफ़िकल्ट इसलिए होता है ताकि उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी बनी रहे। सुपरमेसी ऑफ जुडिशियरी। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत जुडिशियरी की सुपरमेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर होता है। लॉज फ्रेम किए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रेरी उसे नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। तो कुछ ज़रूरी प्रोविजंस बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट एक जो है प्लेटफॉर्म मिले। 2 हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेटर। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंडियन लेजिस्लेटर के 2 हाउसेज होते हैं। फर्स्ट हाउस को पार्लियामेंट कहा जाता है, सेकेंड हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है ना। काउंसिल ऑफ स्टेट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हर स्टेट के, वो उन्हें इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उन्हें डायरेक्टली पीपल्स के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। ओके, नाउ डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, है ना। पावर का डिवीजन जो है क्लियरली किया गया है यूनियन और स्टेट के बीच में। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये दोनों, इन दोनों में प्रॉपर कॉपरेशन बना रहे यूनियन में, स्टेट में, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली रन हो पाए। तो पावर्स का डिवीजन किस तरीके से किया गया है? फर्स्ट है डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ सब्जेक्ट्स पर डायरेक्शन देती है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, और स्टेट उन्हें डायरेक्शंस को फॉलो करती है, जैसे कि नेशनल डिफेंस का मैटर है, पॉलिटिकल रिलेशन और विद फॉरेन कंट्रीज इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। सेकंड है इंटरेस्ट सम वर्क ऑफ यूनियन सब्जेक्ट टू द स्टेट। यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ
कुछ वर्क के लिए इंटरेस्ट कर सकते हैं। यूनियन जो है डायरेक्टिव्स दे सकती है स्टेट को कि वो किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी को फॉलो कर सकते हैं, एग्रीमेंट को जो है फॉलो कर सकते हैं। कुछ जो ऐसे इंस्ट्रक्शन हैं वो दिए जाते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट लाइक सिक्योरिटी ऑफ रेलवे ट्रैक्स एट्सेट्रा, है ना। देन ऑल इंडिया सर्विस, इंडिया में कुछ सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज की होती हैं, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS, है ना। तो इन सर्विसेज में जो जो सिलेक्शंस होते हैं वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करती है। जो सर्विस कंडीशंस होती हैं इन सर्विसेज की, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। इसके अलावा इनकी जो सर्विंग होती है वो रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए होती है, और ये जो ऑफिसर्स होते हैं वो सेंटर के लिए टाइम टू टाइम सर्व करते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट पर कंट्रोल रखती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस मनी जो स्टेट गवर्नमेंट रिसीव करती है टैक्सेस के थ्रू वो इनसफिशिएंट होता है। तो इम्पॉर्टेंट सोर्स जो होते हैं इनकम के सेंट्रल गवर्नमेंट से ही इनके पास होता है। जो सेंटर है वो ग्रांट देती है स्टेट गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम। तो इस तरह से ये जो ग्रांट्स होते हैं इनके थ्रू सेंटर जो है वो स्टेट पर अपना कंट्रोल बनाए रखती है। पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है उसको स्टेट को डिवाइड करने का, या फिर एक स्टेट को इंटीग्रेट करने का 2 स्टेट में, या फिर कुछ पार्ट्स जो है इन स्टेट के उनसे फॉर्म करके एक नया स्टेट बनाने का भी पावर उनके पास होता है। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट का एरिया इंक्रीज भी कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं, या फिर उनकी बाउंड्रीज को चेंज भी कर सकते हैं। देन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट, स्टेट के पास पावर होती है कि वो स्टेट लिस्ट में जो भी दिए हुए हैं मेंशन किया गया है स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट, उन पर वो लॉज बनाते हैं और एडमिनिस्टर करते हैं। एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर होती है। जो पार्लियामेंट है वो इन स्टेट सब्जेक्ट पर जो लॉज बनाए जाते हैं उनको इनेक्ट करती है कुछ सर्कमस्टेंसेस में। पहला ये कि इन केस जहाँ पर राज्यसभा जो होती है वो उस सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट का अगर डिक्लेयर करती है कि इस स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है वो नेशनल इम्पोर्टेंस का है। दूसरा, जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। तीसरा, जब स्टेट प्रेसिडेंट रूल के अंडर में होता है और लेजिस्लेटिव पावर जो होते हैं स्टेट के वो पार्लियामेंट को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। फोर्थ सर्कमस्टेंस ये होता है कि जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली खुद ही एक रेजोल्यूशन पास करती है कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ इनेक्ट करेगी किसी स्टेट लिस्ट के पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। तो ये ऐसे कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ इनेक्ट करती है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे और इसमें डिवीज़न ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बताया गया कि पावर का डिवीज़न किस तरह से किया गया है स्टेट में और सेंटर में। नाउ नेक्स्ट पार्ट है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ठीक है, लेजिस्लेटर जो लॉज बनाती है, कानून बनाती, लॉज फ्रेम करती है। एग्जीक्यूटिव जो लॉज को इन्फोर्स करती है। ठीक है, और जुडिशरी जो लॉज को एग्जीक्यूट करती है एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी उसको फॉलो करती है, या जो भी फॉलो नहीं करते, जो लोग ओबे नहीं करते हैं उन लॉज को, उन्हें वो पनिश करती है। ठीक है, तो ये इस तरह से 3 ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले हम लेजिस्लेटर के बारे में पढ़ेंगे। जो लेजिस्लेटर है उसमें 1 या 2 हाउसेज होते हैं, है ना। जहाँ पर इसके 2 हाउसेज होते हैं वहाँ पर फर्स्ट हाउस लोअर हाउस होता है और दूसरा अपर हाउस होता है। तो लेजिस्लेटर जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट हैं लॉज फ्रेम करना, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करना, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जैसे कि इम्पोर्टेंट फंक्शन है इनके, वो है एग्जीक्यूटिव पर अपना कंट्रोल करना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेटर के लिए होती है। तो जो लेजिस्लेटर है वो
एग्जीक्यूटिव पर अपना कंट्रोल बनाए रखता है। नेक्स्ट है स्टेट और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको डिसाइड करना भी लेजिस्लेटर का काम होता है। नेक्स्ट है फंक्शन रिलेटेड टू फाइनेंस। लेजिस्लेटर जो है वो टैक्स इम्पोज करता है और एक्सपेंडिचर्स एग्जीक्यूटिव के जो एक्सपेंडिचर्स है उनको सैंक्शन करता है। देन डिस्कशन ऑफ सब्जेक्ट्स प्रेजेंटेड इन द हाउस। मेंबर्स जो भी डेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लाते हैं हाउस के सामने, उन पर डिस्कस करना, उनके हर एस्पेक्ट को डिस्कस करना, लॉ प्रपोज करना उनको पास करने के पहले, ताकि जो लॉ है ये देखना कि जो वो लॉ बनाया जा रहा है वो क्या रियली बेनिफिट है पब्लिक के लिए। तो ये डिसीजन लेजिस्लेटर का ही होता है। देन जुडिशियल फंक्शन। कई कंट्रीज में जो लेजिस्लेटर है वो जुडिशियरी का भी काम करता है। जो लेजिस्लेटर है वो प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव भी कर सकता है। अमेरिका में भी जो लेजिस्लेटर है वो इम्पीचमेंट का मोशन लेता है, मोशन होता है वहाँ पर इम्पीचमेंट का, और डिसीजन लिया जाता है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशन। कुछ सब्जेक्ट्स जिसमें बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत होती है, जहाँ पर माइन्यूट एग्जामिनेशन किया जाता है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पर लेजिस्लेटर जो है कमिटीज़ और कमीशंस को अपॉइंट करती है, जिसमें एक ऑफिसर और कुछ ऑफिसर्स को नियुक्त करती है। कंट्रोल ओवर फॉरेन पॉलिसी। कई कंट्रीज़ में ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट जो है दूसरी कंट्रीज़ के साथ किए जाते हैं, वो एनफोर्स किए जाते हैं बिना लेजिस्लेटर के अप्रूवल के। कई कंट्रीज़ में परमिशन लिया जाता है लेजिस्लेटर का, और ये नेसेसरी होता है वॉर वेज करने के लिए दूसरी कंट्री के साथ। वर्क रिलेटिंग टू इलेक्शन। इंडिया में प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू चुना जाता है और लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू चुना जाता है। कई कंट्रीज़ में जो लेजिस्लेटर है वो इलेक्शन का काम करती है। तो ये पावर्स और या फंक्शंस होते हैं लेजिस्लेटर के। अब है इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट को संसद भी कहा जाता है ना। संसद में दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है क्योंकि इसे डायरेक्टली, इसके मेंबर्स को डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं, और राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाती है ना। इसे अपर हाउस भी कहा जाता है। हालांकि ये जो दो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट जो है इंटीग्रल पार्ट होता है इसका। तो पार्लियामेंट में जो है हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट, ये तीनों ही शामिल होते हैं। ठीक है, तो कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, हाउस ऑफ पीपल और स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट को। ओके, आज यहीं तक हम पढ़ते हैं। टिल देन गुड बाय।